आदाब नाज़रीन, मैं पूजा मल्होत्रा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ हमारे प्रोग्राम गुफ्तगू में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बनारस घराने के जाने माने फनकार, मशहूर तबला वादक पंडित राम कुमार मिश्र। पंडित राम कुमार मिश्र मुल्क के मशहूर मारूफ तबला वादक, बनारस घराने से ताल्लुक रखने वाले पंडित राम कुमार मिश्र अपने घराने की 8वीं पीढ़ी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये वाहिद ऐसे तबला नवाज हैं जिन्होंने अपनी वालिदा श्रीमती मनोरमा मिश्र से तालीम हासिल की और अपनी काबिलियत की बदौलत वक्त के साथ ये अपने हुनर को निखारते चले गए। एक उंगली का ना धिन धिन ना बजाने में इन्होंने महारत हासिल की, जिसमें इनका कोई सानी नहीं है। यही नहीं, मुल्क के तमाम दिग्गज फनकारों के साथ दुनिया भर में इन्होंने संगत की और तमाम बड़े म्यूजिकल फेस्टिवल्स में इनकी मौजूदगी रही है। कई एजाजात से सरफराज पंडित राम कुमार मिश्र अपनी कामयाबी और तरक्की से अपने वालिद पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का नाम रोशन कर रहे हैं और इन्हें इस बात पर फख्र है कि इन्होंने इतनी अजीम शख्सियत के घर में आंखें खोली। बहुत बहुत स्वागत है राम कुमार जी आपका हमारे इस शो में। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, मुझे इस गुफ्तगू कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए और मुझसे बातचीत करने के लिए। आपके वालिद पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल जी, क्लासिकल म्यूज़िक की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है जी। और आपने गायकी की बजाय तबला बजाना सीखा, ये कैसे हुआ? जी, जैसा कि आपने कहा, मेरे पिताजी वो बहुत ही मशहूर शास्त्रीय गायक हैं और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि हमारा जन्म ऐसे परिवार में हुआ कि जहाँ संगीत पिछले 250 साल से चला आ रहा है। अब रही मेरे तबले के क्षेत्र में आने की बात, तो मैं बचपन में गाना ही सीखता था। मैं 3 साल की उम्र से मैंने पिताजी से गाना सीखना शुरू किया था जी। और करीब 3 साल तक मैंने उनके साथ गाना सीखा और मुझे पिताजी मंच पर भी ले जाते थे बचपन के दिनों में। और उनके कार्यक्रम में कभी बीच में, कभी पहले मुझे 5 मिनट, कभी भजन है, कुछ छोटी चीज़ है गवाते थे, दादरा है या कुछ है। लेकिन उन्हीं दिनों में मेरा झुकाव तबले की तरफ होता गया। मैं उन दिनों में फिल्म के गाने से मैं बहुत प्रभावित होता था। रेडियो ही एकमात्र साधन था उस वक्त, उसमें मैं गाने सुनता था और मैं बचपन से ही किशोर कुमार जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो उनके गाने जब रेडियो पे आते थे तो मैं कभी दरवाजे पे, कभी खिड़की पे, और उस वक्त अमूल स्प्रे एक दूध का पाउडर आता था, उसके कभी बड़े डिब्बे को बायां बना के, छोटे को आधे हाफ केजी को तबला बना के मैं उस पर ठेका लगाता था। और यहाँ मैं बता दूं कि मेरी माँ, जो कि तबला महर्षि पंडित अनोखे लाल मिश्र जी की वो सुपुत्री हैं जी। उन्होंने, और वो बहुत अच्छा तबला जानती थी, जितना कि सारे मेरे पिता नाना जी के जितने भी शागिर्द हैं, जितना तबला उनको पता था उतना ही तबला मेरी माँ को भी पता था। तो उन्होंने इस बात को गौर फरमाया कि मैं देख रही हूँ कि ये ठेका बहुत अच्छा लगा रहा है, जैसे वो फिल्मों में सेम ठेका लगता है, इसका रिदम बहुत अच्छा है। तो उन्होंने इस बात को गौर किया और उन्होंने सोचा कि इसको तबला भी सिखाया जाए। फिर उन्होंने पिताजी से बात की कि ये गाना तो आपसे सीख रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं तबला भी सिखाऊं, 2 ऑप्शन हो जाएंगे, फिर जिधर झुकाव होगा उधर ये अपना करियर बनाएंगे। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने मुझे, मेरी जब 6 साल की उम्र थी तो मेरी माँ ने मुझे तबला सिखाना शुरू किया घर पर ही, और ये शिक्षा चलती रही। इसीलिए शायद आप पहले तबला वादक हैं जिन्होंने अपनी वालिदा से तालीम हासिल की तबले में। जी जी। वैसे तो देखिए सभी की गुरु माँ से तो हम हर तरह से सभी लोग सीखते ही हैं, लेकिन मैं एकमात्र हूँ जिनकी पूरी तबले की शिक्षा मेरी माताजी से हुई है। तो फिर मेरा झुकाव जो माताजी से मैंने तबला सीखना शुरू किया, मेरी माताजी श्रीमती मनोरमा मिश्र जी, तो फिर धीरे धीरे मेरा झुकाव तबले की तरफ होता गया और उनसे 5 साल सीखने के बाद 11 साल की उम्र में मैंने संकट मोचन संगीत समारोह, जो हमारे बनारस में बहुत ही बड़ा आज की तारीख में तो बहुत ही
6 दिन का बहुत बड़ा फेस्टिवल है वो, म्यूज़िक का जी। रात भर होता है अभी भी। उसमें मैंने पिताजी के साथ तबला संगति करी और मैंने स्वतंत्र तबला वादन, जिसको कि हम तबला सोलो भी बोलते हैं, वो भी मैंने किया। तो वो मेरा पहला परफॉर्मेंस था और फिर धीरे धीरे मेरा झुकाव तबले की तरफ ही हुआ और पिताजी ने भी फिर माताजी से कहा कि तबले ही इनको रहने देते हैं, क्योंकि मुझे भी एक संगत तो चाहिए। जब मैं गाना गाता हूँ तो ये संगत भी मेरे साथ भी करेंगे और तबला वादक को थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो कई सारे कलाकारों के साथ संगत कर सकते हैं। तो फिर पिताजी ने वो कहा, कंसिडर किया कि ठीक है भाई, इनको तबला ही, जबकि उनकी इच्छा बहुत थी मैं गाना करूं, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं ठीक है। फिर मेरी मम्मी ने कहा नहीं, इनको तबला ही, मुझे लगता है तबला बेहतर कर सकते हैं। जी। तो फिर मैंने इसी तरह मेरी जो तबले की यात्रा है वो शुरू माता जी हुई। से शुरू हुई 6 साल की उम्र में और आज तक वो अनवरत है और कंटिन्यू है। आपकी कुछ यादें माता पिता के साथ बचपन की? जी बहुत सारी यादें हैं। मेरे माता जी, जैसा कि माँ का एक नेचर होता है, वो मेरी गुरु हैं, पिता भी मेरे गुरु थे, लेकिन माता जी से मुझे बहुत प्यार से सीखने को मिला और बहुत प्यार से, और पिताजी उतने ही कि रियाज कब हो रहा है, क्या हो रहा है, इस बात का वो काफ़ी ध्यान देते थे, जी। रखते थे। और थोड़े से जैसे कि पिता का एक स्वभाव होता है कि डांटना और उस तरह का। और मैं आपको सच बताऊं तो उस वक्त बचपन में जब पिताजी मुझे डांटते थे, मैं मार भी खाता था रियाज के लिए। उस वक्त बुरा लगता था कि पिताजी मार रहे हैं, आज अच्छे से नहीं बजाऊंगा, ये है वो, रियाज नहीं करूंगा। उस पर और मार पड़ती थी कि आज वो समझ जाते थे, क्योंकि मेरे पिताजी भी अच्छा तबला बजाते हैं, जानते हैं और जी। बजाते भी हैं, अच्छे से बजाओ। तो उस वक्त लगता था कि नहीं, ठीक नहीं हो रहा है, मुझे मार रहे, मैं तो रियाज। लेकिन आज ये महसूस होता है कि अगर उस समय अगर और थोड़ा सा अगर पिताजी ने और मारा होता तो आज और बेहतर हम और बेहतर होते। बन हाँ। सकते थे जी। जी। तो बस उनकी यादों में यही है कि बस पिताजी के साथ माँ से सीखना है और पिताजी के साथ एक से एक कार्यक्रम करना उनके साथ में। और पिताजी के साथ कुछ पर्सनल जो व्यक्तिगत हैं, वो जैसे मुझे बचपन में पतंगों का बहुत शौक था, पतंग उड़ाने का बहुत शौक था और फिल्में देखने का। तो पिताजी कहते थे अच्छे से रियाज करोगे तो तुमको फिल्म, इस संडे को फिल्म दिखाएंगे। ओके। तो ये भी उन्होंने लालच जी, दिया, जी, जिसकी जी। वजह से मैं बहुत अच्छे से रियाज करता था बचपन में। और मुझे कहते थे चलो इस संडे को 2 घंटे के लिए पतंग उड़ाने चले जाना छत पे, तो चलो पूरा हफ्ते रियाज अच्छे से करोगे तब ये संडे को ये छुट्टी तुमको दी जाएगी पतंग उड़ाने की। तो ये उनका जो प्यार था उसमें, और ये उनका ये भी था कि चलो इसको ये 2 चीज़ इसको चाहिए, इसकी वजह से ये रियाज कर सकता है। जो उनका जो मोटिव था, वो एम था कि ये रियाज करे। तो वो मुझे रियाज करने के लिए ये दोनों चीज़ें भी वो मुझे करवाते थे। और माता जी का वही प्यार से सिखाना और अच्छे मुझे जो खाना पसंद हो वो खाना खिलाना, उनका भी यही था कि ये जितना भी हो सके तबले में रियाज करें। तो उनकी यादें मेरे साथ हमेशा हैं, हमेशा जुड़ी हैं। जो उन्होंने सिखाया है, पिताजी ने जो मुझे सिखाया, आज भी जो वो मुझे समझाते हैं, जी। तो वो मेरे साथ हैं। तो वो और हमेशा आपको रियाज के लिए वो प्रेरित हमेशा करते थे? रियाज के लिए प्रेरित करती है और हमेशा इनकरेज करती है मुझे। लेकिन आपको फिर भी कभी ऐसा लगा हो कि आपका मन कर रहा हो कि हमें सिनेमा ही देखना है, या आपने नियाज ना किया हो कुछ? नहीं, ऐसा नहीं था उस ऐसा? वक्त। तो एक होता ना कि नहीं, इस संडे को मुझे, बचपन की बात है, जी। काफ़ी उम्र छोटी थी, तो ये था कि नहीं, मुझे खुशी थी कि चलो संडे आएगा तो मैं फिल्म देखने जाऊंगा या पतंग उड़ाऊंगा इस संडे को। तो वो मुझे और इनकरेज करता है, नहीं मुझे रियाज अच्छे से करना है, अच्छे से करे। जो बच्चे का एक मन होता है कि नहीं, वो खुशी होती है, वो 1 हफ्ते बाद आने वाला है, पिताजी ने मंडे को कहा है, लेकिन वो नेक्स्ट संडे को आने वाला है, लेकिन वो मन में जो खुशी होती थी उससे हम और ज़्यादा अच्छे से रियाज करते। तो वो खुशी थी साथ में धीरे धीरे, यही जब धीरे धीरे जो और हमारी उम्र हुई 10 12 11 साल 12 साल 15 साल, फिर वो एक समझ रियाज करना आदत बन एक गई, शौक बन गया। फिर वो शौक बन फिर गया। वो फिल्में दिखाने की ना वो पतंग उड़ाने की बात हुई। फिर जब हमारा एक शौक हो गया कि नहीं रियाज करना है, और देखिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि मंच, पिताजी ने मुझे इसलिए मंच देना शुरू किया कि फिर मंच का मुझे शौक हो। जो पहला प्रोग्राम जो मैं जैसा मैंने बताया, उस कार्यक्रम के बाद मुझे बहुत वाहवाही मिली और बहुत सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, तो वो एक अलग तरह की खुशी हुई। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर और अच्छा बजाएंगे तो लोगों और भी मैं प्रोग्राम अवसर मिलेंगे और मैं प्रोग्राम बजाऊंगा और लोगों की वाहवाही मिलेगी। फिर वो जब शौक मुझे अंदर से हो गया, तो फिर मैंने वो फिल्में, पतंगे, वो सब बात की चीज़ें हो गई। फिर मैंने रियाज पे पूरा ध्यान देना शुरू किया 15-16 साल की उम्र से। और मैं पंडित जी, तबले पे कुछ हो जाए। जी ज़रूर, मेरा तबला ज़रा मंगवा दीजिए तो मैं ज़रूर उस पर कुछ आपको सुनाता हूँ।
पंडित जी, एक खासियत रही है आपकी, एक उंगली का नादन निन्ना, जी और इसमें आपका कोई भी सानी नहीं है। तो जी इसमें आपने कैसे महारत हासिल की? जी हाँ, ये एक उंगली का नादिन दिन्ना हमारे नाना जी पंडित अनोखे लाल मिश्र जी, उनकी ये विशेषता थी कि उसको मध्य लय और द्रुत और अति द्रुत में कैसे बजाए। तो इस बात को मेरी माँ ने काफ़ी देखा था। उन्होंने मुझे बताया कि देखो, ये हमारे नाना, मतलब हमारे पिताजी की, तुम्हारे नाना की ये खासियत रही एक उंगली की। उन्होंने मुझे उसे बताया कि कैसे इसको बजाना है, और फिर मैंने उसको रियाज़ किया, उसको आत्मसात किया, और आज मैं उसको नाना जी को ध्यान करके, क्योंकि जैसा मेरे नाना जी ने उसको बजाया वैसा वैसा अभी तक वो बजा नहीं। फिर मैंने उसको अपने साथ आत्मसात किया, मैंने महसूस किया। मैं नाना जी से मैं देख नहीं पाया उनको, उनका 1958 में उनका देहांत हुआ। मैं 1964 में मेरा जन्म हुआ, तो मैं उनको नहीं देख पाया, लेकिन मैंने मन उनको आत्मसात किया कि कैसे वो बजाते होंगे। और इसकी प्रेरणा भी मुझे उन्हीं से मिली, कुछ ऐसा कि फिर मैंने उसको रियाज़ किया, और द्रुत में और अति द्रुत में मैंने उसको साधा, और फिर मैं आज उसको बजाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। एक झलक हो जाए पंडित जी इसकी। जी ज़रूर। ये पंडित जी, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। पंडित जी, मुल्क के अजीम फनकारों के साथ आपने 35 सालों से तकरीबन संगत दी है, जी तो क्या कहना चाहेंगे, क्या खासियत है? देखिए, संगत को मैंने अपना, उस पर विशेष ध्यान दिया। मैंने संगत को मैंने अपना एम बनाया कि संगत, क्योंकि देखिए तबला वादन मुख्यतः संगत का विषय है। तबला, इस पे स्वतंत्र तबला वादन, जिसको सोलो भी बोलते हैं, एकल भी बोलते हैं, ये भी बज रहा है, बजता है, बहुत अच्छा बज रहा है और बज सकता है। लेकिन जो मुख्यतः इस वाद्य का जो जिसकी ईजाद है वो संगत के लिए, मुख्यतः इसका काम संगत करना है। जी जी। तो मैंने अपना पूरा फोकस संगत पे किया, और मैंने देश के जितने भी बड़े बड़े फनकार हैं, जिसमें कि मैं पद्म विभूषण पंडित जसराज जी, पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा जी, पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी, मेरे पिताजी पद्म भूषण और ग्रैमी अवार्ड विनर पंडित विश्व मोहन भट्ट जी, इन लोगों के साथ मैं पिछले करीब 35 वर्षों से मैं संगत कर रहा हूँ। और मैंने अपने आप को ऐसा बनाया कि मैं इस काबिल बनाया कि मैं इनके साथ संगत कर सकूं और बराबर कर सकूं। क्योंकि देखिए, किसी के भी साथ तबला बजाना वो अलग है, बिल्कुल ही अलग बात है, और संगत करना बिल्कुल ही अलग है। मैंने पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ तबला बजाया, यह बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। और मैंने पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ में तबला संगत करी, ये बिल्कुल टोटल अपोजिट डिफरेंट है। तो मैंने उस काबिल बनाने की कोशिश की अपने आप को कि मैं संगतकार बन सकूं, संगत कर सकूं, ताकि उनके साथ हमेशा एक जुड़ाव हो सके। मैंने काफ़ी इसके लिए काम किया, और आर्टिस्ट के जो भी आर्टिस्ट, उनका हर कलाकार का अपना टेम्परामेंट है, उसका अपना अलग म्यूज़िक है, अपनी अलग सोच है। तो उनकी सोच को क्या चाहिए मुझसे, ताकि वो संतुष्ट हों, उनको वो खुश हों, और मुझे बार बार लगातार लेते रहें अपने साथ। तो ये मैंने किया, और इसीलिए मैं लगभग 35 वर्षों से इन लोगों के साथ लगातार मैं संगति जी। मैंने सुना भी था किसी इंटरव्यू में कि आपने एक लॉकिंग का जो एक पार्ट है वो बहुत अच्छा निभाया है। वो आप कलाकार के साथ जब आप जुड़ते हैं उसके म्यूजिक के साथ में पूरी तरीके से, तो उनके म्यूजिक के साथ आपका तबला वादन एक लॉकिंग हो जाता है जी। हम उनकी हर बात को इशारे में एक सेकंड के भी क्वार्टर उसमें समझ जाते हैं कि नहीं, ये इनको ये चाहिए। वो एक आदत सी होती है, और फिर उतना रीड करना पड़ता है, उतना अपने आप को बनाना पड़ता है उनके काबिल। तो वो एक लॉकिंग जो बन जाती है, तो फिर आप उनकी ज़रूरत बन जाते हैं जी। तो वो एक मेरी यही कोशिश रही कि उस कलाकार की जिसके साथ मैं संगत कर रहा हूँ उसकी ज़रूरत बनूँ,
ताकि उनको महसूस हो मेरी कमी कि नहीं मुझे यही चाहिए। तो ये मैंने कोशिश की, आज भी यही कोशिश मेरी जारी है। मैं अपने सारे प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड करता हूँ और आफ्टर द कॉन्सर्ट में उसको सुनता हूँ। अच्छा। कि आज क्या मुझसे गड़बड़ी हुई या क्या उसमें और अच्छा हो सकता है। तो उसको मैं जब घर पे आके सुनता हूँ कि नहीं इसमें इस जगह पे ये तो बहुत अच्छा रहा, इससे और भी ज़्यादा अच्छा ये हो सकता है। तो ये जब आप करेंगे, आप सोचेंगे, तो आपको नए नए रास्ते हमेशा आपको दिखते रहेंगे और नई नई चीज़ें आपको सूझेंगी और आप नई चीज़ें आप उसमें इजाद करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। जी जी जी। तो किन लोगों को आप याद करना चाहेंगे आज गुफ्तगू के इस प्रोग्राम? मुख्यतः जो मैंने ये 4-5 नाम लिए हैं, मैं इनको बहुत याद करना चाहूँगा, जिसमें से कि 2 साल पहले पंडित जसराज जी नहीं रहे और अभी पिछले ही महीने पंडित शिव कुमार शर्मा जी भी नहीं रहे। तो इन लोगों को मैं, दोनों लोगों को काफ़ी अभी मैं याद कर रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों लोगों का जो अंतिम कार्यक्रम ये भी मैंने बजाया है और इतने सालों से बजाता चला आ रहा हूँ। इन लोगों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है, क्योंकि ये दोनों लोग काफ़ी कुछ तबला, दोनों बहुत अच्छे तबला वादक थे, इसलिए काफ़ी कुछ तबला मैंने इन लोगों से सीखा भी है कि कैसे संगत को और अच्छा बना सकते हो। ये मुझे पंडित शिव कुमार शर्मा जी और पंडित जसराज जी ने सिखाया कि किसमें और अच्छा कर। तो ये मैं बहुत अभी मिस करता हूँ कि वो चीज़ें मैं कैसे और, क्योंकि मेरा एक नेचर है कि कैसे सीखना है, कैसे लेना है, कैसे सीखना है, कहाँ से सीखना है, ये मेरा शुरू से मेरे नेचर में रहा है। तो मैं काफ़ी उनको मिस कर रहा हूँ, उनके साथ की इतनी सारे प्रोग्राम्स की जो यादें हैं, और वो सिर्फ यादें हैं, इसलिए बहुत मैं मिस कर रहा हूँ। और इस गुफ्तगू प्रोग्राम के ज़रिए भी मैं उन दोनों लोगों को काफ़ी याद कर रहा हूँ। वो जहाँ भी हैं अपने संगीत की खुशबू से उस जहाँ को भी महकाते रहें। आगे आने वाली जो नस्ल है जी, तबला सीखना चाहते हैं जो लोग, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ज़रूर। पहले तो मैं कहूँगा कि तबला सीखने वालों की संख्या अभी बहुत है और शायद उसमें ये भी है कि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। बहुत से बच्चे आ रहे हैं, तबला सीख रहे हैं और बहुत अच्छा बजा रहे हैं। तो उनको मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अच्छा गुरु और अच्छा रियाज करें, और जैसा कि मैंने कहा तबला संगत का वाद्य है, उस पर सोलो भी बजाएं और संगत की तरफ भी विशेष ध्यान दें। इससे उनको काफ़ी लाभ मिलेगा, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। और धैर्य रखें, तुरंत से जो सीख के, अभी जो आजकल मैं देख रहा हूँ, आजकल के दौर में पिछले 10-15-20 सालों में, कि तुरंत से होता है कि आज सीखना शुरू किया, तुरंत साल 2 साल 4 साल में बड़ा स्टेज चाहिए। ऐसा नहीं है। आप अपना काम करते रहिए, धैर्य रखिए, अच्छा काम करेंगे, अच्छा सीखेंगे तो आपको अवसर बहुत मिलेंगे। आपने गायकी भी की है, तो हम चाहते हैं कि आप कुछ सुनाएं। जी, मैंने जैसा कि मैंने बताया कि मेरी कोई फ्रेंड सर्कल मेरे बचपन से ही नहीं रहे, मेरे म्यूज़िक में ही हमेशा रहा हूँ मैं। तो मैं तबला वादन के बाद और क्लासिकल म्यूज़िक के बाद मेरा जो शौक़ रहा है खाली वक्तों में, वो रहा है किशोर कुमार जी के गाने सुनना। मैं किशोर कुमार जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बचपन से। तो मैं उनके गाने की 2-4 लाइनें मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा। मैं गुनगुनाता हूँ, गाता हूँ। तो लीजिए उनका एक गाना जो मुझे अभी से तुरंत से याद आ रहा है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
क्या बात है पंडित जी, बहुत खूब, बहुत खूब। बनारस से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो बनारस की गलियों की कुछ याद आती है, वहाँ के दोस्त? जी हाँ, बनारस जैसे कि आप जानती हैं मशहूर है कि वहाँ के जो बनारस की साड़ियाँ, बनारस का पान, जबकि मैं पान तो खैर नहीं खाता, लेकिन जी। बनारस का जो खाना पीना है हुँ। वो कहीं ऐसा नहीं। जो बनारस में सुबह होता है और सुबह के समय वहाँ की कचौरी, सब्जी कचौरी और जलेबी क्या और बात है। दही, जी। वो जमा के जो दही देते हैं हुँ, वो, हुँ, हुँ। और रात के वक्त में आज भी ऐसा है बनारस में, कुछ कई जगह ऐसे हैं, कई चौराहे ऐसे हैं जहाँ पर कि रात को 11 बजे के बाद दुकानें लगती हैं, सुबह 3-4 बजे तक लगती हैं रबड़ी मलाई की दुकानें। क्या बात है, तो वो मैं अच्छा। काफ़ी मिस करता हूँ। मैं दिल्ली तो खैर मुझे आके अभी 12 साल हुए हैं, लेकिन मैं जब पहले भी मैं जब प्रोग्राम्स में जब मैं जाता हूँ और मैं विदेश में, जब मैं अमेरिका में हूँ, कहीं लंदन में हूँ, कहीं, तो मैं बनारस की गलियों को, वहाँ का खाना पीना बहुत मिस करता हूँ। आज भी मैं दिल्ली में वहाँ की गलियाँ, वहाँ के जो घाट्स हैं, हुँ, हुँ, हुँ। गंगा का किनारा, जी। और वहाँ का ये जो कचौरी जलेबी और वहाँ की मिठाइयाँ, खाना। वहाँ के रसगुल्ले और वहाँ का खाना, चाट, जी। बनारस की चाट और बनारस की रबड़ी मलाई, जो कि मलाई जी। कहीं जल्दी मिलती नहीं है, वो ऐसी मलाई, हुँ, तो वो मैं काफ़ी मिस करता हूँ। हुँ। क्योंकि गाना बजाना और खाना यही है। तो मेरे लाइफ में तो मैं बहुत मिस करता हूँ। पंडित जी, वैसे तो आपने बहुत कुछ हासिल किया है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कोई ऐसा ख्वाब जो आप पूरा करना चाहते हो, जो अभी बाकी हो? पूजा जी, मुझे माता पिता के आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से मुझे हमारा जो क्षेत्र है तबले का, इसमें जो कि जैसा कि मैंने कहा संगत मेरा, मैंने उसको मुख्यतः उस पर फोकस किया, उसमें मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे अवसर मिले और सारे विश्व प्रसिद्ध जी। फनकारों के साथ में मैंने संगति की। तो इसमें मुझे अभी कुछ ऐसा नहीं है मुझे कि मुझे ये चाहिए। हाँ, मेरा एक ख्वाब है, मेरी जो चाह है वो ये है कि मैं ऐसे ही संगीत की सेवा, तबले की सेवा करता रहूं, अपने तबले के द्वारा जितना हो सके मैं लोगों को खुशियां देता रहूं। क्या बस। बात है। और रही सम्मान, अवार्ड्स, ये सब देखिए, ये ऊपर वाले की कृपा है, जब होना है आता है तो आएगा ही। मेरा एक ही ध्यान, एक ही फोकस है कि अपना काम करते रहना और लोगों में खुशियाँ बांटते रहना। बस जब तक बज रहा है तबला, माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे और मैं ऐसे ही अपने तबले की खुशबू लोगों में फैलाता रहूँ। पंडित जी, इसी बात पे आपकी पसंद का कोई फ़िल्मी गाना हो जाए? जी हाँ, ज़रूर। एक और पुराना किशोर कुमार जी का गाना जो कि परिचय फिल्म से है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। क्या बात है, बहुत खूब शुक्रिया पंडित जी। जी। उम्मीद है पंडित जी, हमारे नाज़रीन को इस गुफ्तगू के ज़रिए आपके बारे में और बेहतर जानने का मौका मिला होगा। जी। आप यहाँ आए, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ये आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, मुझे इस गुफ्तगू में बुलाने के लिए और मेरे साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।